आज हम आपको भारत से रिलेटेड प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाएं हैं, इनसे किस देश की सीमा पर कौन से राज्य लगते हैं, इनका पहले परिचय कराऊंगा और फिर इसके बाद में क्रमशः आगे बढ़ते हुए और जो जानकारियां देना है क्रमशः बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप पाकिस्तान देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत के, तो उसमें आप सीखें। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है या नहीं लगती है। इसकी जानकारी जब आपको क्रमशः होती है तो आपको सही उत्तर निकालने में बड़ी सुविधा रहती है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भारत के 4 स्टेट सीमा बनाते हैं। जो यहाँ आप दक्षिण से ऊपर की ओर उत्तर की ओर बढ़िए तो ये यहाँ गुजरात की सीमा पाकिस्तान की सीमा से लगती है। ये राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान की सीमा से टच करती है। ये जो पंजाब स्टेट है, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और इधर जो जम्मू कश्मीर है, इसकी बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है। तो इस प्रकार से भारत के 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान बाउंड्री के साथ सीमा बनाते हैं। इस सीमा को हम रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। फिर विद्यार्थियों, इसके बाद इधर जो लद्दाख का एरिया है, इसके साथ में एक पश्चिमोत्तर सीमा पर ही अफगानिस्तान देश लगता है, जिसकी सीमा भारत से लगती है। सबसे छोटी सीमा इस अफगानिस्तान से है, जो 106 किलोमीटर मात्र लंबाई बनाती है। इसी प्रकार से ये इधर उत्तरी साइड में आप पाएं तो इस उत्तरी साइड में हमारे देश से इधर जो लद्दाख के शासित प्रदेश है, इसके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। और थोड़ा दक्षिण की तरफ आइए तो जो हिमाचल प्रदेश है, इसकी बाउंड्री चीन से लगती है। जो उत्तराखंड है, इसकी बाउंड्री चीन से लगती है। और फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स, ये जो सिक्किम अपना राज्य है, इससे चाइना की सीमा लगती है। और जो इधर अरुणाचल प्रदेश है, इसकी बाउंड्री चीन से टच करती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इधर लद्दाख का जो केंद्र शासित प्रदेश है, इससे चीन सीमा बनाता है। इस चीन और भारत की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इधर जो म्यांमार का बॉर्डर है पूर्वी साइड में, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री पर टच करता है। दूसरा नागालैंड म्यांमार की बाउंड्री से टच करता है। इधर मणिपुर जो स्टेट है, इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। और जो मिजोरम राज्य है, इसकी सीमा म्यांमार देश से लगती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, 4 ऐसे स्टेट हैं भारत के जो म्यांमार की सीमा से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार जो बांग्लादेश है, इसे भारत के कौन से राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो इधर पश्चिम में पश्चिम बंगाल जो स्टेट है, ये सीमा बनाता है बांग्लादेश से। और ऊपर आप उत्तर की तरफ बढ़िए तो जो मेघालय स्टेट है, इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। आगे उत्तर पूर्व साइड में आइए तो ये सीमा
असोम की बांग्लादेश से लगती है, और इधर जो त्रिपुरा राज्य है इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, और इधर जो मिजोरम स्टेट है इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो इस प्रकार से मिजोरम, त्रिपुरा, असोम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। सबसे बड़ी सीमा भारत से बांग्लादेश से ही लगती है, और जबकि सबसे छोटी सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय अफगानिस्तान से लगती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो कर्क रेखा है यह भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको कहते हैं, और यह कर्क रेखा भारत को 2 पृथक भागों में विभाजित कर देती है। इस कर्क रेखा से उत्तर का जो भारत है यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु के दर्शन होते हैं, जबकि कर्क रेखा से दक्षिण का जो भारत है यहाँ उष्ण जलवायु पाई जाती है। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा से भारत के कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं, या किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो कभी हम यदि ध्यान से नहीं देखे होते हैं तो हमको उत्तर की प्राप्ति करना थोड़ा सा कठिन लगता है। इसलिए कौन से राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत के, उसको याद करने का एक बहुत सरल तरीका है। उसको मैं यहाँ पर लिखता हूं, एक लाइन में बनाता हूं, मित्र पे गमछा झार। इस प्रकार से इसमें से आप राज्यों को ध्यानपूर्वक निकाल लीजिए। मी का मतलब मिजोरम स्टेट की सीमा लगती है कर्क रेखा से। त्र का मतलब जो त्रिपुरा स्टेट है इसकी बाउंड्री सीमा लगती है कर्क रेखा पर। पे का मतलब जो पश्चिम बंगाल है इससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ग का मतलब जो गुजरात स्टेट है इसकी बाउंड्री कर्क रेखा से लगती है। मध्य प्रदेश से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। छ का मतलब छत्तीसगढ़ से होकर के ये कर्क रेखा जाती है, और झा का मतलब झारखंड, और रा का मतलब राजस्थान। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रकार से, इस तरीके से यदि आप तैयारी कर लें तो कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ता हूं, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय तट है इसको कहां पर किस नाम से पुकारा जाता है, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर लें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इधर आप जैसा जानते हैं कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है इसके सहारे ये अरब सागर पड़ता है। तो इस अरब सागरीय तट के साथ में भारत का जो गुजरात राज्य है यह टच करता है, और इसके बाद जो महाराष्ट्र राज्य है इसकी सीमा अरब सागरीय तट से लगती है। ये जो कर्नाटक है इसकी सीमा अरब सागरीय बॉर्डर से लगती है। इस
महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा के सहारे में एक छोटा सा राज्य गोवा है। इसकी सीमा अरब सागर से लगती है और इधर केरला जो स्टेट है इसकी सीमा लगती है अरब सागर से। तो ये जो अरब सागरीय तट है इसको कहां पर किस नाम से पुकारते हैं, तो उसको स्टूडेंट्स आप देखिए, ये आपका जो गुजरात राज्य का सीमावर्ती एरिया है इसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। और इस गुजरात के बाद जब आप और नीचे दक्षिण में आइए तो ये महाराष्ट्र जो स्टेट है और जो ये गोवा तक की सीमा है इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद में ये गोवा राज्य से लेकर के और कर्नाटक के ये जहां पर मंगलुरु है यहां तक की ये जो बाउंड्री है इसको कन्नड़ तट के नाम से भी पुकार लिया जाता है। और इधर केरला के किनारे किनारे की ये जो सीमा है इसको मालाबार तट के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से अरब सागरीय जो हमारी सीमा है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। केरला के सहारे लगने वाली जो तट रेखा है इसको हम मालाबार तट कहते हैं और गोवा से लेकर के और मंगलुरु तक के जो अरब सागरीय बाउंड्री है इसको हम कन्नड़ तट के नाम से, और इधर महाराष्ट्र से लेकर के और गोवा तक की जो समुद्री तट है इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और इधर कच्छ की खाड़ी से लगा करके गोवा का जो सीमावर्ती उसके गुजरात का जो सीमावर्ती राज्य है ये काठियावाड़ तट के नाम से पुकारा जाता है। किन्हीं किताबों में इसे 2 भागों में भी विभाजित किया गया है। मोटे तौर पर गोवा से उत्तर वाला जो भाग है इसको कोंकण तट कहते हैं और गोवा से फिर जो केरला तक का जो तटवर्ती सीमा है ये मालाबार तट के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों ये बंगाल की खाड़ी की जो तट रेखा है इसको किन किन भागों में विभाजित किया जाता है उसे आप देखें तो ये कन्याकुमारी से लेकर के, कन्याकुमारी यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ से लेकर के ये जो मन्नार की खाड़ी का तटवर्ती किनारा है ये पाक जल संधि का जो तटवर्ती एरिया है, और फिर इसके बाद में ये जो तमिलनाडु की सीमा है, और फिर आंध्र प्रदेश में जहाँ कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है यहाँ तक का जो ये तट रेखा है इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और फिर इसी प्रकार से इस कृष्णा नदी से लेकर के और फिर ये शेष आंध्र प्रदेश की जो सीमा है और ये जो उड़ीसा की तटीय सीमा है और इधर जो पश्चिम बंगाल की ये सीमा है जहाँ गंगा नदी गंगा सागर में गिरती है, यहाँ तक का जो भाग है इसको मोटे तौर पर उत्तरी सरकार तट के नाम से, इन 2 प्रमुख भागों में इस बंगाल की खाड़ी तट को विभाजित किया गया है। उत्तरी सरकार तट ये तो
हमारा जो समुद्र तटीय मैदान था, इधर अरब सागरीय तटवर्ती भाग के मोटे तौर पर 2 भाग और सूक्ष्म रूप में 4 भाग विभाजित किए जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती किनारा है, इसको मोटे तौर पर 2 भागों में, कृष्णा से दक्षिण वाला कन्याकुमारी तक का जो तट है, इसको कोरोमंडल तट के नाम से, और कृष्णा से और गंगा नदी के मुहाने तक का जो ये एरिया है, इसको उत्तरी सरकार के तट के नाम से भी जानते हैं। इसके सूक्ष्म विभाजन भी बताए गए हैं। तो उसमें कृष्णा नदी तक का जो हिस्सा है, ये तो कोरोमंडल कहलाता है। इधर आपका उड़ीसा की जो सीमा है, इसको अलग से उत्कल तट भी कह लिया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स भारत के समुद्री तटवर्ती जो मैदान हैं, इनके उप विभाग हुए। और फिर इसके बाद अगली चीज मैं बताता हूं कि ये जो भारत है, जैसा आपको मालूम है कि 3 तरफ से ये सागरीय भाग से घिरा है। तो ये समुद्री तटवर्ती जो भाग है, इस तटवर्ती क्षेत्र पर भारत के 13 अंतरराष्ट्रीय लेवल के बंदरगाह स्थापित हैं, जो भारत के लिए जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो कौन से सागरीय पत्तन हैं भारत के पास में, इनसे रूबरू कराते हैं आपको। तो इधर आप देखिए कि ये जो आपका ये भाग देख रहे हैं, अरब सागर का हिस्सा ही है, कच्छ की खाड़ी के रूप में गुजरात स्टेट में, जहां पर हमारा इंडिकेटर संकेत कर रहा है। तो ये आपकी खंभात की खाड़ी है, स्पष्ट से ही कर दूं, सॉरी, कच्छ की खाड़ी है। और इस कच्छ की खाड़ी पर एक ज्वारीय पत्तन भारत का विकसित है। यहां पर आप देखें कि ये कांडला पोर्ट है। महत्वपूर्ण बंदरगाह है गुजरात राज्य का। तमाम सारे यूरोपीय देशों से इंपोर्टेड सामानें भारत के लिए मंगाई जाती हैं, जो कांडला बंदरगाह पर उतार करके देश के अंतर्वर्ती हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। और इसी प्रकार से इस उत्तरी भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जिन प्रमुख चीजों का उत्पादन होता है, उनका निर्यात इसी कांडला पोर्ट के साथ किया जाता है। इसी प्रकार से और दक्षिण में आप आइए तो ये जो महाराष्ट्र स्टेट है, इस महाराष्ट्र स्टेट के पास एक भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर मुंबई है। यह एक प्राकृतिक पत्तन है। अभी मैंने बताया देश का सबसे बड़ा पत्तन है। यूरोपीय देशों से, अफ्रीकी देशों से या अमेरिकी देशों से जिन चीजों का भारत आयात करता है पश्चिमी तट के साथ में, इनका एक्सपोर्ट मुंबई बंदरगाह के सहारे किया जाता है। और इधर महाराष्ट्र क्षेत्र में जिन चीजों का भी भंडार या उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में जो चीजें प्रमुखता से पैदा होती हैं, या कर्नाटका राज्य में जिन चीजों का उत्पादन होता है, इधर छत्तीसगढ़ में जो चीजें पैदा होती हैं, इनका एक्सपोर्ट इस मुंबई बंदरगाह के सहारे विश्व के विभिन्न देशों को किया जाता है। ये अभी मैंने बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, तो सबसे व्यस्त पत्तन भी होगा। तो इसकी व्यस्तता या इसके लोड को कम करने के लिए इसी मुंबई बंदरगाह से थोड़ा सा दक्षिण में यहाँ पर एक नया पत्तन विकसित किया गया है, जिसे न्हावा सेवा
न्हावा सेवा, इसका विकास किया गया है। इस न्हावा सेवा को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से JLN या जवाहरलाल नेहरू, इस नाम से भी इसे पुकारा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी आप कह सकते हैं, न्हावा सेवा भी पत्तन आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से देश का चौथा जो सबसे बड़ा पत्तन है, ये जो गोवा का है, इस गोवा के पास में है, और गोवा के पास मार्मा गोवा। तो ये मार्मा गोवा पत्तन है। इसके सहारे इस गोवा राज्य में जो लौहयस का उत्पादन होता है, इसका निर्यात किया जाता है, या इधर से विभिन्न देशों से आयातित सामानें मंगाई जाती हैं। इसके बाद कर्नाटक की सीमा पर यहाँ पर एक पोर्ट मंगलुरु है, जो भारत के आयात अथवा निर्यात में सहयोग करता है। इसी प्रकार से केरला स्टेट के पास यहाँ पर कोची पोर्ट है, कोची, जो व्यापार में सहयोग करता है भारत का, चाहे आयात हो चाहे निर्यात हो। इधर आपकी जो पाक जल संधि है, इसके सहारे एक तूतीकोरन पोर्ट है, तूतीकोरन, जो इसी व्यापार के सहयोग के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर चेन्नई एक पोर्ट है, और चेन्नई से थोड़ा ऊपर यहाँ पर एक एन्नोर पोर्ट है, लिख मैं दे रहा हूँ, चेन्नई और एन्नोर। और इधर आपकी आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक पत्तन विशाखापत्तनम, जो देश का सबसे गहरा पत्तन है, ये स्थापित है। और इसके बाद उड़ीसा की बाउंड्री पर यहाँ पर पारादीप व्यापारिक पत्तन है अंतरराष्ट्रीय लेवल का। और विद्यार्थियों, कल पश्चिम बंगाल के पास में दो पत्तन हैं, एक यहाँ पर हल्दिया और दूसरा ये कोलकाता। और इसी प्रकार से एक लास्ट पत्तन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पहचान रहे हैं अब आप, जानकारी पहले मैप की हो चुकी है। इसमें जो पोर्ट ब्लेयर है, ये भी अंतरराष्ट्रीय लेवल का पत्तन है। तो इस प्रकार से 13 पत्तन भारत के पास हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के। इसके बाद में विद्यार्थियों, अगली जानकारियां लेकर के मैं नेक्स्ट टर्न पर प्रस्तुत होऊंगा। इस मानचित्र में दी गई जानकारियों को आप सीखें, अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।